Good morning class. This is your English class. Today we are going to discuss a fresh chapter from your Moments book. And first chapter of your Moments book is The Last Child. Last child here denotes a child who was separated from his parents. इसमें इस कहानी में एक बच्चे की अपने माँ बाप से सेपरेशन को शो किया गया है। ये एक फेस्टिवल का ओकेजन है, एक फेस्टिवल का मौका है, एक त्योहार है या कह सकते हैं एक फेयर ओकेजन है जहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेला सब लोग जानते हैं। तो वो उस मेले में जाता है और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उससे अट्रैक्ट होता है और वो ड्यू टू अट्रैक्शन एक समय ऐसा आता है कि वो जो है अपने माँ बाप से सेपरेट हो जाता है। इसीलिए जो है इसका टाइटल, इस जो चैप्टर है आपका, इसका टाइटल जो स्टोरी है इसकी, ये जिसमें बच्चा खो जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर इसका जो टाइटल है उसको लास्ट चाइल्ड दिया गया है। और इस लास्ट चाइल्ड जो स्टोरी है इसको जो है आप मुल्कराज आनंद ने राइट किया है। मुल्कराज आनंद जो है एक इंडियन राइटर है, तो इसको मुल्कराज आनंद ने राइट किया है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड नो अबाउट ऑथर एंड briefly about the story. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद अबाउट द ऑथर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राइटर जैसा कि मैंने बताया, जो लास्ट चाइल्ड है आपका मूवमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर, सप्लीमेंट्री बुक जिसको कहते हैं आप लोग, तो इसमें इस अबाउट द ऑथर ये मुल्कराज आनंद ने इसको राइट किया है। मुल्कराज आनंद जो है ये कहाँ के राइटर थे, इनकी नेशनैलिटी क्या थी, तो यहाँ पर ये इंडियन राइटर थे। इंडियन राइटर थे और ये इंग्लिश में जो है अपनी स्टोरीज को, जो भी ये इनकी राइटिंग्स होती थी उसको इंग्लिश में राइट करते थे। और इंडियन राइटर इन इंग्लिश। और ये जो है इनकी बर्थ कब हुई थी? 12 दिसंबर 1905 में। 12 दिसंबर 1905 में इनकी जो है बर्थ हुई थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो है बंटवारा नहीं हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, उस समय का जो है ये पार्टीशन के पहले की जो है बात की जा रही है। तो उस समय ये इंडिया ही था, लेकिन नाउ ये जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पेशावर में इनका बर्थ हुआ था 1905 में। अब इनकी डेथ कब होती है? डेथ इनकी 28 सितंबर 2004 में होती है। डेथ इनकी 28 सितंबर 2004 में होती है और वो पुणे महाराष्ट्र में होती है। इनकी डेथ जो है पुणे महाराष्ट्र में जो है इनकी डेथ हो जाती है 2004 में। ऑक्यूपेशन, इनका पेशा क्या था, ये काम क्या करते थे? एक्चुअली स्पेशली ये एक राइटर ही थे और इनका जो पेशा था वो राइटिंग करना ही था। नेक्स्ट, पीरियड मीन्स ये किस टाइम से बिलोंग करते हैं? तो ये मॉडर्न इरा के जो है राइटर हैं या मॉडर्न एज के राइटर हैं, आधुनिक काल के कह सकते हैं ये राइटर हैं। और ये राइटर 20th सेंचुरी के राइटर हैं। अब हम लोग 21st में हैं, तो 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी जो है ये मॉडर्न इरा माना जाता है। तो ये 20th सेंचुरी के जो है राइटर थे। नेक्स्ट है अवार्ड। इनको बहुत सारे अवार्ड से जो है नवाजा गया या इनको बहुत सारे अवार्ड्स जो है दिए गए या अवार्डेड किए गए। तो इसमें जो है सबसे पहला जो अवार्ड है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड है, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। पद्म भूषण, ये पद्म भूषण अवार्ड है। एंड इंटरनेशनल पीस प्राइज, और इनको एक इंटरनेशनल जो है अवार्ड मिला था जो है इंटरनेशनल पीस प्राइज। ये तो हमने पढ़ा जो है अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर मुल्कराज आनंद के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफली जो है डिस्कस किया। आफ्टर दिस वी कम ऑन द टॉपिक अबाउट द स्टोरी। हम यहाँ पर ब्रीफ में स्टोरी को देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्स्ट। तो इस स्टोरी में मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं, ये लास्ट चाइल्ड लिखा गया है। ये कोई बच्चा है जो खो गया है। कहाँ खो गया है? तो मैंने इसमें फिर आगे बताया था कि ये स्टोरी है किसी एक बच्चे की जो खो गया है एक फेयर में। फेयर मीन्स मेले में। ये फेस्टिव सीजन है कि यहाँ पर मेले लगे हुए हैं, तो वो मेला जाता है देखने और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। और ड्यू टू अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे अपने बाप से जो है बिछड़ जाता है, अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। तो यहाँ पर उसके सेपरेशन को दिखाया गया है अपने फादर या पेरेंट्स से, माँ बाप से।
फर्स्ट ही वांटेड एवरीथिंग विच ही saw in the fair। पहले तो वो जो भी चीजें फेयर में देखता था वो सारी चीजें उसको चाहिए होती थी। मतलब जैसे स्वीट्स देखा या फ्लावर देखा है, कुछ भी देख रहा है, वो सारी चीजें उसको चाहिए होती हैं और वो उस अपने पेरेंट्स से कहता भी है, लेकिन ड्यू टू पुअरनेस वो जो है उसकी जो डिमांड होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं या जो मांगता है उसको मना ही कर देते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सेपरेशन ही डिनाइड एवरीथिंग दैट ही वांट अर्लियर। और जब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होता है तो वो सारी चीजें, यानी कि जब वो उसके पेरेंट्स वो लास्ट हो जाता है, खो जाता है मेले में अपने पेरेंट्स से, तो वो सारी चीजें जो पहले वो चाह रहा था, यानी कि उसको चाहिए था, अगर कोई उसको दे रहा था, यानी कि एक अजनबी था, स्ट्रेंजर्स था, वो उसको पाया है मेले में और वो सारी चीजें उसको देना चाहता है जो वो पहले चाह रहा था, लेकिन वो सारी चीजें क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझको केवल और केवल मेरे माँ बाप चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है चाइल्ड की साइकोलॉजी को शो कर रहा है कि चाइल्ड जब मेले में अपने फादर के साथ है या पेरेंट्स के साथ है तो वो सब कुछ चाहता है, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो उसको वही सारी चीजें अब अच्छी नहीं लग रही हैं, केवल और केवल वो अपने माँ बाप को चाह रहा है, यानी कि वो अपने माँ बाप को ही पाना चाहता है। अब क्योंकि अपने माँ बाप से दूर हो गया है, वो सारी चीजें उसको बेकार या बकवास लग रही हैं। तो अब हम जो है अपने टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप लोग भी जो है अपनी बुक में हमको फॉलो करते चलेंगे ताकि जो है आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है टॉपिक टाइटल को कि कोई बच्चा है जो खो चुका है। तो रेड जो है लेटर्स में कुछ एक पैसेज लिखा गया है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जो है स्टोरी को बिगिन करेंगे। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा है, फेयर में, यानी कि मेले में जा रहा था या जाता है। He is happy and excited। वो बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है, थ्रिल्ड है, मतलब उत्तेजित है, उसके अंदर एकदम जोश भरा हुआ है। He wants the sweets and toys displayed there। और मेले में जो भी स्वीट्स हैं, टॉयज हैं जो लगे हुए हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जो दुकानदार उसको लगाए हुए हैं, उसको देख करके देखता है तो वो उन सारी चीजों को चाहता है कि उसको वो सारी चीजें मिल जाएं। नेक्स्ट है बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो चीजें उसको खरीद कर नहीं देते हैं। अब यहाँ पर खरीद कर नहीं देते हैं, बच्चे हैं, जिद करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, तो ड्यू टू पुअरनेस हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वो उन चीजों को लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों की जो भी डिजायर्स होती है, जो भी विश होती है, उसको फुलफिल करना चाहता है एट एनी रेट। तो हो सकता है वो पुअर हूँ, लेकिन जो है मेले में सभी लोग जाते हैं, तो वो भी गए थे, लेकिन ड्यू टू पुअरनेस वो उनको खरीद करके सामान नहीं देता है। नेक्स्ट है why then does he refuse when someone else offer them to him। और वो जो है उन सारी चीजों को जो उसको कोई और ऑफर करता है तो वो रिफ्यूज क्यों कर देता है, उसको लेने से मना क्यों कर देता है। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि अब आगे हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो ये मना क्यों कर देता है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अब हम स्टोरी को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स मौसम बहार कह सकते हैं या बसंत का सीजन कह सकते हैं। तो बसंत के जो है मेले का सीजन है। यहाँ पर फेस्टिवल जो है एक तरीके से फेयर सीजन ही कह सकते हैं, या फेस्टिवल जैसे त्योहार वाला दिन होता है, तो त्योहारों में जो है अक्सर मेले लगते हैं। तो वही कह रहे हैं इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये जो है बसंत के महीने का त्योहार था या मौसम बहार का त्योहार था या तीज था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ पर बताया गया है नैरो लेन्स एंड एलीज। लेन्स एंड एलीज मीन्स स्ट्रीट्स होती हैं, मतलब पतली पतली तंग गलियां कह सकते हैं। तो यहाँ पर लेन्स जैसे ट्रैक या रास्ता जो सकरा रास्ता होता है उसी को स्ट्रीट कहते हैं हम लोग, और यहाँ पर लेन्स एंड एली कह दिया गया है। तो एलिस तो वो जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ठंड की चादर है उनके बीच से जो है पतली गलियों में होते हुए
इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यहाँ पर पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर बताया गया लोगों के लिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी यूज किया गया है। क्लैड मीन्स होता है क्लॉथ्स एंड गैली मीन्स होता है मैरिली कह सकते हैं या न्यू और कलरफुल क्लॉथ्स। तो वो यहाँ पर जो है पूरी लाइन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एरीज, और जो वहां पर गलियां थी जिसमें जो है जो ठंड की चादर पड़ी हुई थी, या ठंडी का सीजन होता है, हल्की हल्की ठंडी होती है, तो एक ठंड की चादर या छांव के बीच से जो है उन गलियों में कलरफुल कपड़े पहने हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों का एक सैलाब जो है या जन समूह जो है या लोग जो है उन गलियों में दिखाई दिए या उन गलियों में दिखाई पड़े। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल चल रहे थे। सम वॉक मीन्स कुछ तो पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ जो है घोड़ा गाड़ी से चल रहे थे। अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू, जो क्या कर, यहाँ बीइंग कैरीड इन बम्बू, बांस पर किसी को ले जाना मतलब पालकी में ले जाए जा रहे थे, और कुछ जो है पालकी में ले जाए जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट, और कुछ बुलक कार्ट से जा रहे थे। जब मेला देखने जाते हैं, आज तो जाते हैं, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, कोई 2 व्हीलर से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, उस समय की बात है ये, बहुत पहले की। तो उस समय जो है यही सारी चीजें होती थी, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो वहां पर जो है वो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं मेला देखने, कुछ लोग बुलक कार्ट से जा रहे हैं, कुछ लोग बम्बू यानी पालकी में जा रहे हैं, ये लोग जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक छोटा बच्चा जो है वो अपने फादर के पैरों के आसपास होकर के चल रहा था, यानी कि दौड़ रहा था, मतलब पैरों के बीच से या पैरों के बगल से वो दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग ओवर मतलब फुल ऑफ, ब्रीमिंग ओवर मीन्स फुल ऑफ, और यहाँ पर लाइफ एंड लाफ्टर का मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। और ये ब्रीमिंग ओवर वो अपने फादर के जो है पैरों के आसपास जो है पूरी एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ हैप्पीली वो जो है खुशी से भरा हुआ था और चल रहा था या दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, और क्यों बुलाया, जैसा कि वो उन जो है टॉय शॉप्स में लगे हुए टॉयज को देख करके, जो लाइन से जो है टॉय शॉप्स लगी हैं, तो उनको देख करके वो फैसिनेटेड हुआ, यानी कि अट्रैक्टेड होने की वजह से वो पीछे छूट गया। लैग बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना, लैग बिहाइंड या होल्ड बैक या ड्रॉप बैक कह सकते हैं, वो पीछे छूट गया था, और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, बेटा आ जाओ। He hurried toward his parents, वो तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ आगे बढ़ा। Hurried means ran, and his feet obedient to their call, और उसके पैर जो है उनकी कॉल के obedient थे, ड्यूटीफुल थे, मतलब वो उनकी कॉल को इग्नोर नहीं किया, उसने उसकी कॉल को इग्नोर नहीं किया, वो तुरंत भागा चला आया। His eyes still lingering on the receding toys, receding means जो पीछे छूटती हुई चीजें हैं, retreating toys हैं, पीछे छूटती हुई जो टॉयज हैं उस पर उसकी आंखें अभी भी गड़ी हुई हैं या उनको अभी भी वो देख रहा है। As he came to where they had stopped to wait for him, और as he came to where, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर वे लोग उसका इंतजार कर रहे थे, he could not suppress his desire, वो desire means wish और suppress means दबाना, मतलब उसने अपनी जो है या हाइड कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं suppress means, तो उसने वो अपनी डिजायर को या अपनी विश को वो अपने अंदर नहीं दबा सका, ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल में। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, जैसा कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो उनके घूरने का अंदाज था, कोल्ड स्टेयर मीन्स हार्श स्टेयर, जो उनके घूरने का अंदाज था वो ये बयां करता था कि उनके आंखों से ही पता चल जाता था कि ये इसको लेंगे नहीं, मना कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम your movement book, that is The Last Child, written by मुल्क राज आनंद। आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है जहां से हम लोगों ने छोड़ा था अपने
चैप्टर को वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट चाइल्ड है। और इसमें हमने इसको लिखा किसने है? मुल्क राज आनंद ने। कल हम लोगों ने जो है राइटर के बारे में डिस्कस किया था। मुल्क राज आनंद जो हैं वो इंडियन राइटर हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, इनके अवार्ड के बारे में, बर्थ, डेथ, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। और स्टोरी भी हम लोग अबाउट द स्टोरी, ये स्टोरी भी ये बताई गई थी। इसमें चाइल्ड की साइकोलॉजी टुवर्ड हिज पेरेंट्स या टुवर्ड डियर पेरेंट्स जो है इसमें रिप्रेजेंट की गई है कि वो जो है वो मेले में जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं दिला पाते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन जब वो मेले में खो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो वो चाहता है और उसको कोई अजनबी देता है तो वो लेने से इनकार कर देता है, और वो जो उसका सेपरेशन होता है अपने माँ बाप से उसको फुलफिल करना चाहता है, यानी कि वो अपने माँ बाप को दोबारा पाना चाहता है और वो कुछ नहीं चाहता है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी कि वो अपने माँ बाप के साथ मेले की तरफ जा रहा था और बहुत खुश था। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, इसको हम पीछे से कोरिलेट करके चलते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उससे फैसिनेटेड होता है, अट्रैक्टेड होता है, या उसकी तरफ वो उसका झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है, या वो जो है उसकी जो है उसको जो है जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। तो वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाता, यानी कि दबा नहीं पाता है। वो अपने फादर से डिमांड कर देता है कि हमको ये चाहिए। तो उसके जो पेरेंट्स यानी कि फादर होते हैं उसको घूरते हैं, और घूरने का मतलब ये होता है कि उस घूरने में मनाही होती है कि नहीं बेटा, एकदम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अब चाहे जैसे भी आप देखते होंगे कि जब कभी कभी पेरेंट्स जो आप ऐसी चीज़ मांगते हैं जो उनके बस में ना हो, तो वो क्या करते हैं, घूरते हैं ताकि मेरा बच्चा समझ जाए कि नहीं हम दिला नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चे जो होते हैं बहुत ही जो है सेंसिटिव होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, तो इसलिए वो, लेकिन वो उस घूर से यानी कि वो जो गेजिंग स्टाइल थी उसके फादर की, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो जानता था। ठीक है, तो यहाँ फिर आगे चलते हैं। अब ये अपनी फीलिंग को जो है, जबकि वो जानता था कि वो उसके पापा जो है या उसके फादर जो है उसको घूरेंगे कि हम आपको नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं दिला पाएंगे, फिर भी वो अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं कर पाता है। तो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो कहता है, वो मांगता है, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझको जो है वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर जो है उसकी तरफ रेड आइड मीन्स लुक एंग्रीली, मतलब बहुत ही जो है गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। इन इज फेमिलियर टायरेंट्स वे, और उसी जो है तरीके से जैसे वो पहले एक क्रूएल, एक जो है निर्दयी राजा की तरह देखा करते थे। मतलब क्योंकि ये इस जो है वो इस घूर से या इस गेजिंग स्टाइल से वो पहले से ही परिचित था या उसको अक्वेंटेड था या जानता था। तो वो कह रहा है कि मेरे फादर जो है एक क्रूअल यानी कि क्रूर राजा की तरह या निर्दयी राजा की तरह उन्होंने मुझको देखा, एंग्रीली देखा। His mother, melted by the fiery spirit of the day, was tender and giving her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब ये देखिए इसकी माँ के बारे में है। सब फादर तो देखता है कि नहीं मिलेगा, उसका घूरने का मतलब यही था। ऊपर आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि उसका मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल होता है कि नहीं बेटा नहीं दिला पाएंगे। अब चाहे वो ड्यू टू पुअरनेस हो या कुछ भी हो, तो वो जो है घूरते हैं। क्योंकि बच्चे जो है मेले में जाते हैं तो उनको सारा मेला चाहिए होता है, एक दो चीजें नहीं चाहिए होती हैं, जो देखते हैं वही चाहिए होता है। तो फादर भी जो है वो घूरता है, कहता नहीं मिलेगा। और उसकी माँ के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। यहाँ पर मेल्टेड मतलब पिघल जाना, घुल मिल जाना, खो जाना। तो फ्री स्पिरिट मतलब ब्यूटी, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की सुंदरता में उसकी माँ जो है एकदम खो चुकी थी। यानी कि वो बहुत ही सुंदर माहौल था या बहुत ही खुशनुमा जो है माहौल था दिन का, तो उसमें एकदम से वो खो चुकी थी। वाज टेंडर, और वो बहुत ही नर्म दिल की थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसने अपने बच्चे को जो है अपनी उंगली पकड़ने के लिए दिया, या उसने अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाई। एंड उसके बाद उसने कहा, क्या कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, अरे देखो बेटा तुम्हारे सामने ये क्या है, देखो बेटा ये तुम्हारे सामने क्या है। अब ये जो उसके सामने है उसको यहाँ पर दूसरी लाइन में डिस्क्राइब किया गया है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये जो है खिले हुए सरसों के खेत थे।
and pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. और ऐसा लग रहा था कि ये जो है स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स मतलब मीलों तक एक फ्लैटेन सरफेस पे यानी कि मैदान पर जो है ये गोल्ड जो है क्या हुआ है, फैला हुआ है यानी कि पिघला हुआ है, मतलब गोल्ड की तरह। वो गोल्ड से इसको कंपेयर कर रही है, कह रही है कि ये जो है ये जो सरसों ये वो जो अपने बच्चे को दिखाना चाह रही है वो सरसों के खेत थे और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे मैदान पर मीलों तक जो है सोने की तरह पिघला हुआ है या फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ, अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में इसमें कहता है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब इसमें दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये ड्रैगन फ्लाइज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। कहता है एक जो है ड्रैगन फ्लाइज यानी कि तितलियों टाइप ऑफ जो है इंसेक्ट्स होते हैं, ये तितली के ही जो है टाइप की होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाइज, तो एक समूह जो है ड्रैगन फ्लाई का जो है वो बसलिंग, वो मूविंग नॉइजली, बहुत जोर जोर से शोर करते हुए उड़ रहे होते हैं, अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, और वो जो है अपने उड़ कैसे रहे हैं, अपने ब्राइट चमकीले पर्पल कलर के विंग्स के साथ, यानी कि अपने पर्पल कलर के पंखों के साथ वो जो है शोर करते हुए एक तितलियों का समूह जो है वहां उड़ रहा था। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ लोन ब्लैक बी, अकेली जो एक अलग प्रजाति की जो ब्लैक बी हैं उनके रास्ते में ये आ जा रही थी, यानी कि इंटरसेप्टिंग, हिंडर क्रिएट कर रही थी, यानी कि बाधा या जो है उसको क्रॉस कर रही थी, उनके आगे पीछे आ जा रही थी। तो इंटरसेप्टिंग यानी कि क्रॉसिंग, वो उनके रास्ते को काट रही थी। एंड आर बटरफ्लाई अथवा बटरफ्लाई, यानी कि चाहे वो बीज थी या बटरफ्लाईज थी, वो उसके रास्ते में आ रही थी। एंड इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर, और किस लिए आ रही थी कि वो भी जो है क्या करना चाहती थी, जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो भी हनी जो है यानी कि उसकी स्वीटनेस जो होती है फ्लावर की, उसको उसकी खोज में या उसको पाने के लिए जो है वो उनके रास्ते में आ रही थी। तो यहाँ पर ये है कि एक ड्रैगन फ्लाइज का जो है ग्रुप है, जो पर्पल कलर के उनके विंग्स हैं वो उड़ रही हैं और वो एक तरीके से फ्लोटरिंग या फ्लैपिंग की आवाज कर रही हैं, यानी कि उसमें से नॉइजली जो है वो उड़ रही थी। और वो बार बार जो है जो बीज हैं यानी कि जो मधुमक्खियां हैं या जो बटरफ्लाइज हैं उनके रास्ते में वो आ जा रही थी। और किस लिए आ जा रही थी, वो भी जो है क्या करना चाहती थी, जो फूलों का रस है, स्वीटनेस ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों का रस, वो भी लेना चाहती थी या पाना चाहती थी, इसलिए उनके रास्तों में आ जा रही थी। नेक्स्ट है लाइन, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब इसमें अब बच्चे जो हैं उनको तितलियां बहुत पसंद हैं, तो वही यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है कि द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और जो तितलियां हवा में उड़ रही होती हैं उसको उस पर टकटकी लगाए हुए वो बच्चा उनके पीछे पीछे चला, यानी कि उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब क्या होता है फिर उसके बाद, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और तब तक उस पर टकटकी लगाए हुए था जब तक कि उनमें से एक तितली जो है अपने पंखों को क्या कर दिया है, काम कर लिया है, एकदम वो स्टिल कर लिया है, मोशनलेस हो गई है उसके पंख, और वो रेस्ट यानी कि बैठ गई। जब तक एक तितली उसमें से अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद करके बैठ नहीं गई तब तक वो उसके पीछे गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश किया। जब तितली बैठ गई, बच्चों की आदत होती है तितलियों को देखते हैं तब तक उसको फॉलो करते हैं, मोस्टली गांव में बच्चे ऐसा करते हैं, अब शहरों में तो तितलियां दिखती नहीं है तो कहाँ करेंगे, तो मोस्टली जो है गांव में होता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि तितलियों का पीछा तब तक करते हैं और वो देखते रहते हैं कि कहाँ बैठ रही है, और बैठती है तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बच्चा कर रहा है। तो कहता है आगे जो है इसमें बताया गया है, बट इट वुड गो फ्लिटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और लगभग जब जैसे इसमें जो है फ्लिटरिंग फ्लैपिंग है तो इसमें मूव टू फ्लाई यानी कि उड़ना होता है, मूवमेंट होती है जो फ्लाइंग की, उसको फ्लिटरिंग कहते हैं, और फ्लैपिंग जो होता है पंखों का फड़फड़ाना। तो वो जो है अपने पंखों को, लेकिन इट वुड गो फ्लिटरिंग एंड फ्लैपिंग, ये जो है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी हवा में
When he had almost caught it in his hand, जब वो लगभग इसको अपने हाथों में पकड़ने वाला होता है तभी, यानी कि जब वो तितलियों को अपने हाथों में पकड़ने वाला होता है तभी जो है तितली क्या हो जाती है, उड़ जाती है या उड़ गई। एंड नेक्स्ट लाइन, देन हिज मदर गेव अ काशनरी कॉल। काशनरी मीन्स होता है वार्निंग या अलर्टिंग कॉल। जैसे काशन जो होता है वो एक वार्निंग होती है, यहाँ पर उसने उसको एक तरीके से कह सकते हैं अलर्ट करते हुए उसको बुलाया, अपने बच्चे को, उसकी मतलब इस छोटे बच्चे की माँ ने उसको बुलाया। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कहती है बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, या बच्चे आ जाओ और फुटपाथ पर आ जाओ, तुम इधर उधर मत भटको, क्योंकि वो तितलियों के पीछे है। तो वही उसको कह रहे हैं बेटा तुम फुटपाथ पर यानी कि पेवमेंट पे आ जाओ, यानी कि पगडंडी पर आ जाओ, इधर उधर मत जाओ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गैली, और वो खुशी से, गैली मीन्स हैप्पीली, खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड चलना, वॉक्ड अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड चलना, यानी कि उसके बगल में कुछ समय के, फॉर अ व्हाइल मीन्स फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ उनके बगल में चला। बीइंग however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और तब तक वो वो उनकी तरफ तब उनके साथ तब तक चला जब तक कि जो फुटपाथ के बगल से बहुत सारे कीड़े, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। टीमिंग आउट मीन्स होता है स्वामिंग, स्वामिंग मीन्स अ लॉट ऑफ नंबर, बहुत ढेर सारी संख्या में जब कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं, कोई भी चीज बाहर आती है तो उसको स्वामिंग कहते हैं। तो यहाँ पर टीमिंग आउट मीन्स स्वामिंग होगा। और अट्रैक्टेड फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड मीन्स फैसिनेटेड होता है, तो और अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड। तो वो कह रहा है कि जब फॉर अ व्हाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो तब तक जो है जब वो कीड़ों मकोड़ों से जो है अट्रैक्ट हुआ, जो कि फुटपाथ के बगल से स्वामिंग आउट यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में निकल रहे थे, जब उनसे अट्रैक्ट होकर के जब तक वो पीछे नहीं छूट गया तब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ साइड बाय साइड चल रहा था, यानी कि उनके बगल से या बगल में होकर के चल रहा था। मतलब वो कीड़ों से जो जब तक अट्रैक्ट नहीं हुआ, कीड़े मकोड़े जो बगल से फुटपाथ के निकल रहे थे, तब तक वो अपने माँ बाप के साथ ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो उनको देखता है कि बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में या बहुत इन अ लार्ज नंबर जो है वो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं कीड़े, तो वो क्या करता है, वो फिर पीछे छूट जाता है। नेक्स्ट है, और ये कीड़े क्या करने के लिए बाहर आ रहे थे, ये धूप लेने के लिए, यानी कि सनशाइन को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग या रेस्टिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे आ जाओ आ जाओ। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, यहाँ पर ग्रोव जो होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का छोटा सा समूह जो होता है, उसकी जो छां होती है उसको ग्रोव कहा जाता है। तो कहते हैं हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रोव, जो है इनके जो इसका जो बच्चे का पेरेंट्स था वो एक पेड़ों की झुरमुट से या पेड़ों के झुंड से या पेड़ों की छाया से उस बच्चे को क्या करता है, बच्चे को बुलाते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, वेल मीन्स कुआं होता है, और जहां पर वे एक कुएं के किनारे जो है बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड देम, वो उनकी तरफ भागा, यानी कि उनकी तरफ तेजी से गया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही वो उस ग्रोव पेड़ों की झुरमुट में अंदर गया या पेड़ों की छाव में अंदर गया, वैसे ही जो है उसके ऊपर फूलों की बारिश हो गई, यानी कि फूलों के पत्ते उसके ऊपर चढ़ करके गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर वो अपने पेरेंट्स को क्या हुआ, भूल गया। He began to gather the raining petals in his hand, और वो उन फूलों की पत्तियों को जो है अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। हैंड बट लो, लेकिन अब क्या हुआ, बट लो मीन्स अब देखो क्या होता है। He heard the cooing of dove and ran toward his parents, उसने जो है डोव इज अ बर्ड्स लाइक पिजन, पिजन की तरह ये व्हाइट कलर का पक्षी होता है जिसको फाख्ता कहते हैं, तो वो जो है उस डोव पक्षी के कुइंग यानी कि सिंगिंग की आवाज को सुनता है। अब सुन लिया। एंड रैन टू
गोइंग अप डो एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, तब वो शाउटिंग चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ वो भागा, मतलब चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। और क्या कह रहा है, द डोव, अरे फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और वो ये भी भूल गया कि जो उसके हाथों में फ्लावर की जो पेटल्स थी वो भी क्या हो गई हैं, छूट गई हैं या गिर गई हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड एज you know that we were discussing the first chapter from your moments book, that is the last child, खोया हुआ बच्चा। इस टाइटल का जो है हिंदी जो है वो खोया हुआ बच्चा, यानी कि लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड टाइटल इसलिए पड़ा कि ये स्प्रिंग सीजन का मौसम होता है, उसमें बहुत सारे फेस्टिवल और फेयर्स लगते हैं, तो ये फेयर पीरियड है, यानी कि मेले का समय है और लोग मेला देखने जा रहे हैं और बच्चा मेले में खो जाता है। इसको हम जब स्टोरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको बेहतर समझेंगे। और इसके राइटर जो है मुल्क राज आनंद, जैसा कि हमने बताया ये इंडियन राइटर्स हैं और राइटिंग इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो चैप्टर यहाँ से आपका शुरू होगा, कम चाइल्ड कम। अब कम चाइल्ड कम कौन बुला रहा है, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है ये मेले में जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ और बहुत सारी चीज़ें देखता है जिससे वो अट्रैक्ट होता है और तितलियों को पकड़ने चलता है और तितलियां जैसे वो पकड़ने वाला होता है उड़ जाती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को देखता है, फिर पीछे छूट जाता है, फिर उसके पेरेंट्स जो है उसको बुलाते हैं, फिर वो एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और वहाँ पर जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं उसके ऊपर उसकी बारिश होती है, फिर वो जो है उन पेटल्स को उठाता है और फिर जो है उसको मतलब कलेक्ट करने में बिजी हो जाता है, तो उसके माँ बाप आगे निकल जाते हैं और उसी समय उसको फाख्ता पक्षी जो है, यानी कि जो क्या कहते हैं डव जो बर्ड्स है उसकी आवाज़ वो सुनता है और तब वो जो है पेटल्स जो उसने हाथ में लिए होते हैं उसको भूल जाता है और वो गिर जाता है उसके हाथ से, और वो अपने पेरेंट्स को बुला करके कहता है कि देखो ये जो है डब जो है बर्ड्स हैं, यहाँ पर डब बर्ड्स हैं, और उसके बाद वो दौड़ते हुए अपने फादर की तरफ बढ़ता है। यहाँ तक ये स्टोरी हम लोगों ने की थी। अब इसके आगे जो है मतलब जब वो डब बर्ड्स को देखता है और वो अपने पेटल्स को, उसके जो पेटल्स उसने कलेक्ट किए होते हैं उसके हाथ से छूट जाते हैं, उसी समय उसके पेरेंट्स जो है उसको कॉल करते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम। दे, यहाँ पर दे जो है उसके पेरेंट्स हैं, कॉल टू द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स यानी कि जो बच्चे के माँ बाप हैं उन्होंने उसको बुलाया कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ये जो है पंक्चुएटेड बाय कामास, तो ये पूरा सेंटेंस एक बार में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है अपने बच्चे को बुलाता है जो कि जो है एक बरगद यानी कि बनियान ट्री के चारों तरफ उछल कूद कर रहा है। यहाँ पर केपर राउंड मीन्स होता है, वाइल्ड क्रेपर मीन्स होता है जैसे प्लेफुल एक्टिविटीज, मतलब वो गोल गोल जो है उस पेड़ के चारों तरफ वो खेल रहा होता है या दौड़ रहा होता है। और तभी उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं कि बेटा जल्दी करो आ जाओ, और फिर वो उसको गैदरिंग मतलब कलेक्टिंग होता है या टेकिंग, यहाँ पर बच्चे को लेना है, गैदरिंग मतलब ले लेना है यानी कि इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ पर कलेक्ट क्या किया जा रहा है, उस बच्चे को ले करके वे क्या करते हैं, गैदरिंग हिम यानी कि बच्चे को ले करके कहाँ चले जाते हैं, पतली सी जो पगडंडी होती है, नैरो जो लेन होती है, वाइंडिंग फुटपाथ होता है, यहाँ पर फुटपाथ का मतलब पगडंडी से है, यानी कि जो कच्चे रास्ते होते हैं गाँव में उससे यहाँ पर रिलेटेड है। तो वो कच्चे रास्तों पर या फुटपाथ पर चले जाते हैं जो कि सीधा कहाँ जाता है, मेले में इंटर होता है, वो मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, मतलब वो समय जो स्प्रिंग सीजन होता है उस समय मस्टर्ड फील्ड जो है यानी कि सरसों के खेत लहराते होते हुए और वो फूल खिले हुए होते हैं, तो उस फील्ड तो उनके बीच से जो पगडंडी होती है जो कि मेले में जाती है वो उस पर चलने लगते हैं। ठीक है। एज दे नियर द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs converging to the wire pool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब यहाँ पर जो है राइटर जो है वो कह रहा है एज दे नियर द विलेज, मतलब वो विलेज जहाँ पर मेला लगा हुआ था, जब वो उसके पास पहुँचते हैं
तो जो बच्चा होता है वो बहुत सारी चीजें देख सकता है और या बहुत सारे अलग अलग फुटपाथ्स को भी देखता है, यानी कि रास्तों को देखता है जिस पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है, यानी कि उसमें से भीड़ निकल रही होती है। एंड फुल ऑफ थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग्स मीन्स होता है लार्ज क्राउड, थ्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, लार्ज क्राउड, जब बहुत बड़ी भीड़ होती है उसको थ्रॉन्ग्स कहा जाता है। कन्वर्जिंग टू द वायर फुल ऑफ द फेयर, और वो कन्वर्जिंग मीन्स कमिंग टुगेदर, मतलब वो गैदर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे मेले में एक वायर पूल बन रहा है, मतलब एक मूवेबल सर्किल बन रही है जैसे वायर पूल की तरह। ये जो मतलब लोग हैं वो गोल गोल एकदम चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मक्का में जब हाजी जो है हज करने जाते हैं, जब तवाफ करते हैं तो एक वायर पूल होता है लोगों का, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके मेले में भी एक वायर पूल बन रहा था लोगों के गैदरिंग की वजह से, ठीक है। वायर पूल इन द ऑफ द फेयर, मेले का वायर पूल बनाते हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और वो थोड़ा सा स्केयर्ड भी हो जाता है जब इतनी भीड़ देखता है, तो स्केयर्ड भी होता है लेकिन वो साथ साथ अट्रैक्ट भी होता है। यहाँ पर जो रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड है मतलब थोड़ा सा डरा हुआ और थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव लगना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर गेट अट्रैक्टेड एंड स्केयर्ड हो जाएगा इसका मतलब, वो थोड़ा सा डरा हुआ था और अट्रैक्टेड भी था चीजों से। बाय किन चीजों से, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस दुनिया में, जिस दुनिया में वो कंफ्यूजन भरी दुनिया में जब वो इंटर किया था, यानी कि जब वो मेले के वायर पूल यानी कि भीड़ भाड़ वाले जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी मेले में, जहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था उसमें वो थोड़ा सा डरा भी था और थोड़ा सा अट्रैक्टेड भी था चीजों से या लोगों को देख करके, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसका जो है फिर से देख लीजिए हिंदी मीनिंग। जब वो मेले, जहाँ पर मेला लगा हुआ था, जब वो उसके नजदीक पहुंचता है बच्चा, तो बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले और रास्तों को देखता है जो कि एक जगह इकट्ठा हो रहे थे मेले में, और जिससे मेले का वायर पूल बन रहा था, मतलब एक घुमावदार जो है चक्कर बन रहा था मेले में, वायर पूल बन रहा था, यानी कि भंवर जिसको कहते हैं, हिंदी में भंवर कहते हैं, तो भंवर बन रही थी मेले की। और जिससे जो है वो बच्चा जो एक जहाँ उस मेले में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, यानी कि ये ऐसी दुनिया में पहुंच गया था कि उसमें वो थोड़ा सा डरा भी हुआ था और चीज़ों से वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड भी था, उनकी तरफ वो फैसिनेटेड भी था, ठीक है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ चलेंगे। अ स्वीट सेलर हॉट, जब वो मेले में जब वो मेले में इंटर हुआ, मतलब वो कंफ्यूजन भरे वर्ड्स में, इसका मतलब मेले में कंफ्यूजन वर्ड जो है वो मेले से यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। तो जब वो मेले में इंटर करता है तो अ स्वीट सेलर हॉट मीन्स क्राइड, जैसे मेले में चीजें चिल्ला चिल्ला कर लोग बेचते हैं, यहाँ पर सब्जी मंडी में भी चले जाइए तो चिल्ला चिल्ला के अपनी सब्जियां बेचते हैं, तो ऐसे स्वीट वेंडर यानी कि मिठाई को जो बेचने वाला है, स्वीट सेलर है, वो हॉक करता है, यानी कि वो चिल्लाता है, बांग लगाता है, कहता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold। तो एक स्वीट वेंडर जो है या स्वीट सेलर जो है वो अपनी मिठाइयों का नाम लेकर के वहाँ चिल्ला रहा होता है और वो कहता है गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। और ये दुकान जो है ठीक का एंट्रेंस के कॉर्नर पे थी, जो एंट्रेंस था उसी के साइड में यानी कि बगल में कॉर्नर पे थी, और उसके काउंटर के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, और उसकी जो दुकान थी उसमें जो मिठाइयाँ लगी हुई थी बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड वे में थी, वेल डिजाइंड थी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली उसको डिजाइन किया हुआ था। जैसे आप मिठाइयों की दुकान पे जाइए तो नीचे जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब एक पिरामिड की तरह बना देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर वे में उसको रखा हुआ होता है। और बहुत ही रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं, और उन मिठाइयों पर जो है गोल्ड और सिल्वर के जो है पेपर्स यानी कि जो कवर्स होते हैं, सिल्वर गोल्ड के जो लीव्स होते हैं वो चिपकाए हुए होते हैं। मोस्टली आप बर्फी पर देखते होंगे सिल्वर लीव्स जो है वो लगे होते हैं, तो उसी तरीके से उन मिठाइयों पर गोल्ड और सिल्वर के लीव्स लगे हुए थे, ठीक है। तो फिर से इसको देख लीजिए, जो स्वीट वेंडर है उसकी दुकान ठीक मेले में एंट्रेंस के बगल में होती है, और जैसे ही वो लोग घुसते हैं तो मिठाई वाले की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। तो ये सारी चीज़ें जब वो चिल्लाता है और उसके काउंटर के चारों तरफ लोग जमा होते हैं मिठाई खरीदने के लिए, और उन मिठाइयों को बहुत ही वेल ऑर्डर्ड वे में रखा होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में रखा होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजा के रखा होता है।
और उस पर सिल्वर और गोल्ड की लीव्स भी लगी होती है, उस पर पेपर लगा होता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the buffy that was his favorite sweet। अब देखिए इसमें जो बच्चे होते हैं, जो उनका फेवरेट होता है, जब वो देखते हैं तो उसको देखते रह जाते हैं। तो वही इसमें भी हो रहा है, जो छोटा बच्चा है वो अब एकदम खुली हुई आंखों से, मतलब वो एकदम आंखें खोल करके, चौड़ी करके आंखें, वो जो है मिठाई की तरफ देख रहा होता है, यानी कि वो उसने देखा स्वीट की तरफ, और वो उसने जो है उसके मुंह में भी पानी आ गया। जैसे मिठाइयाँ देखते हैं तो लोग उनके मुंह में पानी आ जाता है, बच्चे मोस्टली उनके मुंह में पानी आ जाता है, तो बच्चे के मुंह में पानी भी आ गया। किसके लिए? बर्फी के लिए, क्योंकि जो बर्फी थी वो बच्चे की सबसे फेवरेट मिठाई थी, सबसे पसंदीदा मिठाई थी, बहुत सबसे अच्छी मिठाई थी, यानी कि बिलव्ड जो है स्वीट थी, सबसे अच्छी मिठाई थी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। बच्चों की आदत होती है, जो उनको अच्छा लगता है वो अपने पेरेंट्स से जरूर कहते हैं, चाहे वो उनको दिलवाएं या ना दिलवाएं। तो ये बच्चा वहां पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि मिठाई तो उसकी फेवरेट थी, तो वो धीरे से फुसफुसाते हुए, यानी कि स्लोली जो है स्लो वॉइस में जो है अपने पेरेंट्स से कहता है कि आई वांट बर्फी, मुझको बर्फी चाहिए या मुझको मिठाई चाहिए, मिठाई में वो भी बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। और लेकिन वो आधे मन से वो जानता था कि जो है वो जो बेगिंग कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को सुना नहीं जाएगा, या उसकी प्लीडिंग जो है उसको हीड नहीं किया जाएगा, उसके पेरेंट्स उसको सुनेंगे नहीं, और वो ये कहेंगे कि तुम बड़े लालची हो, ये कह करके उसकी बात को टाल देंगे, मतलब मिठाई ना देने का बहाना बना देंगे। तो बच्चा ये पहले से जान रहा होता है। लेकिन फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। जब उसको लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझको मिठाई नहीं दिलाएंगे, तो वो बिना जो है आंसर के, यानी कि उसके माँ बाप उसको आंसर देते कि नहीं मिठाई नहीं ले पाएंगे, उसके बावजूद वो आगे बढ़ गया। वो जानता था कि वो मिठाई नहीं दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्लावर सेलर हॉक। अब तो ये मिठाई की दुकान के बारे में या मिठाई वाले के बारे में और बच्चे की जो भी मतलब उसको चाहिए होता है वांट्स के बारे में यहाँ पर बताई जाती है। अब दूसरी जो शॉप है वो एक फ्लावर सेलर की है, तो फूल बेचने वाले की है। वो भी चिल्लाता है अपने फूल को बेचने के लिए, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर जो है ये फ्लावर्स नेम है, तो कहता है गुलमोहर के फूल की माला ले लो, गुलमोहर के फूल की माला ले लो, जो भी है वो इस तरीके से चिल्लाता है, हॉक करता है। उसके बाद द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन। वो बहुत ही मतलब इररेसिस्टिबली टेम्पटिंगली मतलब सम्मोहित होकर के उसकी तरफ वो खींचा गया, एकदम खींचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, he went toward the basket where the flower lay, he bent half murmured, I want that garland। अब ये कहता है वो जब उस मतलब फ्लावर की दुकान की तरफ वो अट्रैक्ट होकर के खींचा चला गया, तो फिर वो जो है he went toward the basket, तब वो जो है उस बास्केट की तरफ गया जहां पर फूल रखे हुए थे। फूल की एक ढेरी रखी हुई थी, हीप रखी हुई थी, पाइल्ड रखी हुई थी, और वहां पर जा करके हाफ मर्मर्ड मतलब आधे दिल से वो जो है धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाता है और कहता है आई वांट दैट गार्लैंड, मुझको ये गार्लैंड चाहिए, यानी कि ये फूलों की माला चाहिए। गार्लैंड मीन्स फूलों की माला होती है। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were so cheap। अब ये कह रहे हैं, वो बच्चा कह रहा है कि बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको वो फ्लावर्स देने से मना कर देंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये जो फ्लावर्स हैं ये अच्छे नहीं हैं, बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही चीप हैं, सस्ते हैं, ये तुम्हारे लिए बेकार हैं या पुअर क्वालिटी के हैं। चीप मीन्स पुअर क्वालिटी के हैं, अच्छे नहीं हैं।
तो ये बहाना बनाने का एक तरीका होता है बच्चे को उन चीजों से डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए, या नहीं दिलाना है तो बहाना बनाने के लिए वो ऐसा कहेंगे जो कि बच्चे को पहले से मालूम होता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए हुए, अपने पेरेंट्स से उसको किसी आंसर की उम्मीद लगाए, बिना किसी उम्मीद के वो आगे बढ़ जाता है मेले में। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।